हाय बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। आप लोग अगर इससे पहले पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स का तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स तो आपके मैं तैयार करा कर ही रहूँगा। नोट्स ऐसे तैयार हो जाएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी आप स्टडी करते हो, जैसे पेन ही है, ये क्या होता है, सिस्टम कहलाता है। और हर सिस्टम की अपनी अपनी फिक्स रहती हैं ये चीज़ें। इंटरनल एनर्जी, हर सिस्टम की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट। एंट्रोपी, किसी सिस्टम का बिखरापन। वर्क फंक्शन और क्या, गिव्स एनर्जी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिस्टम की तो होती हैं, लेकिन इन सब को एक ही नाम से पुकारा जाता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं, जिसका जितना मास उसकी उतनी ये सब के सब। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लो एक एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे मैंने पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ का, दुनिया में जो भी चीज़ है उसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, हीट दोगे ना। तो एक लोहे की रोड हल्की सी ये है और ये मोटी सी रोड है लोहे की। मैं इन दोनों का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ, यानी मैं इनकी हीट कैपेसिटी चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी हीट दूंगा, इसको भी हीट दूंगा, इसको कम हीट दूंगा क्योंकि ये पतली है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। ये बहुत मोटी है, इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी ना, क्योंकि ये ज़्यादा हीट खा रही है। तो समझ में आया आपको, जिसका जितना मास उसकी उतनी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हर उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो मास डिपेंडेंट है। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ठीक उसी तरीके से ये भी सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। क्लियर। जिस तरीके से आप लोग इनको पढ़ चुके, इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था, आप ये ध्यान दीजिए कि इनमें गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा दिया। क्यों, मैं बता रहा हूँ। जैसे एस है, एंट्रोपी है ना, एस ये मुझे बताता है कि किसी भी सिस्टम का बिखरापन, कोई चीज़ कितनी बिखरी हुई है। जैसे पानी और भाप, बताओ किसके मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, ऑफ कोर्स स्टीम के, भाप के। तो गैस की एंट्रोपी यानी एस ज़्यादा है और लिक्विड की क्या है, कम है। क्लियर। तो अगर मैं टेम्परेचर घटा बढ़ा दूंगा तो क्या लिक्विड पे असर नहीं पड़ेगा, क्या भाप के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो ये सारी की सारी यही नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अफेक्टेड होती हैं, मतलब इनके ऊपर असर पड़ता है अगर मैं टेम्परेचर या प्रेशर में कोई बदलाव कर दूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो अफेक्टेड होती हैं किससे, बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सब की सब सारी की सारी प्रॉपर्टी को, सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक मतलब फंक्शन मानता हूँ, सबको सबको एक ही घेरे में इकट्ठा कर लेता हूँ। वो ये चीज़ है, देखो, एक्स इज इक्वल टू एफ फंक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, N2 N3, पता नहीं कहाँ तक NJ। ये क्या है भाई, ये है मोल। किसके, जो एक सिस्टम में रखा हुआ है सब्सटेंस। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने सब्सटेंस होंगे उन सब्सटेंस के उतने मोल होंगे। पानी के मोल, पेट्रोल के मोल, शहद के मोल, कुछ तो बोल, समझ में आया आपको। तो ये N1 N2 N3 जितने भी कंपोनेंट हैं एक सिस्टम के अंदर, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितने होंगे, NJ मान लिया। और उनका आपस में रिलेशन भी होगा प्रेशर टेम्परेचर के रिगार्डिंग। ठीक, तो इन सब को मैंने एक ही लाइन में, एक ही कतार में इकट्ठा कर दिया और सबको इक्वल क्या बोल दिया, एक्स के। भाई ये एक फंक्शन है एक तरीके से, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक जगह लपेट दी कि सब के सब किसके इक्वल हैं, एक्स के, और ये क्या है, उन सबका फंक्शन। क्लियर। अब आप आगे बढ़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं N1 N2 N3 जितने भी मोल हैं प्लस Ni, ये क्या है, मैं ऐड कर रहा हूँ। वहाँ ऐड नहीं कर रहा था, वो तो था कि कहाँ तक होंगे, J तक। और ये है N1 N2 N3 N4 N5, कहाँ तक, I तक। सबको अगर आपने ऐड कर दिया टोटल मोल निकल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल N। ये रहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स N। समझ में आ गया। ये तो है मोल्स को ऐड करके, और ये हैं जितने भी हैं पता नहीं भाई कौन कौन सी चीज़ें उस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, N1 N2 N3, कुछ भी हो सकता है, कोई सिस्टम क्या है, किसी चीज़ की आप पढ़ाई पढ़ रहे हो। क्लियर। तो अब आप लोग आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोल्स। क्लियर। या तो इसमें या इसमें या इसमें बदलाव होगा तब,
अब देखो ये सारे के सारे इसके इक्वल माने थे, इसमें बदलाव हुआ गड़बड़ हो जाएगा, इसमें बदलाव हुआ गड़बड़ हो जाएगा, इसमें बदलाव हुआ बिल्कुल होगा। अरे आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है मोल में बदलाव नहीं आता है। क्या पता कोई पानी रखा हुआ था उसकी कुछ मोल वेपर बन के उड़ गए तो वहाँ बदलाव नहीं आ जाने का आएगा ना। तो इन सब को मैं जब इसके इक्वल रख रहा था तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा उसके रेस्पेक्ट में जो बदल रहा है, जैसे dx/dt। अच्छा, टाइम के रेस्पेक्ट में। अभी आपने ही तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भी मैथ आती होगी, डिफरेंशिएशन ख़ास तौर से, तो ये मतलब ऐसे बोला जाता है कि मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ पी के रेस्पेक्ट में प्रेशर के। तो इस एक्स में ज़रूर बदलाव आएगा, किसके अकॉर्डिंग, जिसमें आप बदलाव कर रहे हो। तो मैं इन सब बातों को लिखना चाहता हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ ये, फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड मोल द चेंज इन प्रॉपर्टी यानी डी एक्स। ऑफकोर्स ये भी तो बदल जाएगा ना, ये जो डी होता है ये बदलाव को ही दिखाता है। बड़ा बदलाव हो तो डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा एक्स, लेकिन छोटा बदलाव हो तो डी। वैसे साइंस के अंदर हम इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये मुझे छोटी से छोटी कैलकुलेशन करके देता है, और मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का यही यूज़ है, बहुत छोटे लेवल पर जाकर कैलकुलेशन होती है। तो द चेंज इन प्रॉपर्टी यानी डी एक्स विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखो मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन दूंगा उस चेंज के लिए जो दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, थोड़ा गड़बड़ मत करना। ये देखो डी एक्स, वैसे तो मैं यहाँ क्या लिखता, मैं यहाँ लिखता डी टी कैपिटल, उसको मैं उधर ले गया इस साइड, ये रहा, ठीक है। और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए होती है, एक तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो डी टी लिख दो, dx/dt, और ये डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल बोलते हैं, dx/dt। ये मैथमेटिक्स के टीचर बताएंगे आपको कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन बहुत छोटी कैलकुलेशन के लिए इन्हीं का यूज़ किया जाता है। तो डी टी इधर लिख दूँ। अब आपको एक बात और बता दूँ, जो ब्रैकेट के राइट साइड होता है ना ये वाला, ये इसका मतलब है ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट है, कोमा मोल्स भी कांस्टेंट है। तो बदल क्या रहा, टेम्परेचर। और जब ये बदल रहा तो बदल क्या रहा, समझ रहे। और जब इसको आप नीचे ले आओगे, टेम्परेचर बदल रहा है तो बदल क्या रहा, बदलना ही है, ऑफकोर्स बदलना है। तो फिक्स क्या है, पी और एन। क्लियर। तो ये तो मैं इतनी सी इक्वेशन लिख दी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ज़रूरी थोड़ा है कि टेम्परेचर बदले, मैं तो आपको बता दिया कि ये भी बदल सकता है, ये बदल सकता है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ, देखना तेरे को, जैसे लिखूंगा क्या, है ना, पी की जगह क्या कर दिया टी। अब प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो इसमें बदलाव हुआ, रह कौन गया, समझदार हो आप लोग, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मतलब ये ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारा जो भी आपका भी टेम्परेचर प्रेशर मोल की नंबर में बदलाव कर रहे हो, जितना भी बदलाव कर रहे हो सब का सम इसके इक्वल रखना आपको, ठीक है। तो मैं बस, आप तो आप समझदार ही हैं। देखो मैं क्या करता चला गया, टी रखा, पी रखा, अब क्या रख दिया, एन रख दिया, और वो भी क्या रखा, 1। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, टी पी, और यहाँ रखूँगा N2, क्योंकि यहाँ क्या चला गया, समझ गए, N1। यहाँ क्या कर दिया, DN1, जैसे ये था DP, डेल पी DP, डेल टी DT। तो यहाँ क्या, डेल N1 DN1। तो TPN1 N2, समझ गए कहाँ तक, NJ तक, जो आपको ऊपर बताया था। क्लियर। तो अब मैंने अगर N1 रखा तो ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे पास यही मोल थे, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें थी उस सिस्टम के अंदर। मैंने बताया था आपको इस सिस्टम के अंदर बहुत चीज़ें हो सकती हैं, सबके मोल प्रेजेंट है। तो सपोज़ एक ही कंपोनेंट के मोल थे ये, दूसरे कंपोनेंट के मोल में भी बदलाव हुआ। अब आप N2 अंदर रख देना, N1 बाहर, तो N1 N3 N4 करते करते, फिर N3 रख देना, करते करते करते। तो ऐसे लिख दूँ क्या, ये देखो डेल N2 कर दिया। बाकी आप समझदार हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बनाते चले जाना मेरे साथ, आपको याद करा दूंगा ही। तो DN2, तो TPN1 N3, समझ गए ठीक है। तो फिर यहाँ रखो क्या, ये कर दूँ क्या, देखो भाई मेरे पास साफ सी है बात, प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस ही करना है, मेरे पास पेज नहीं था। आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, मेरे पास टाइम, मतलब सॉरी पेज नहीं था, टाइम तो है। ये रहा डेल एक्स, डेल ये कर दूँ आई, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि भाई कितने नंबर हो सकते हैं ऊपर आपको बताया था मैंने, ये वाला कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली जितने भी कंपोनेंट हो, यानी फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ क्या कर दूंगा, आइथ,
यानी ये वाला, जहाँ तक हो तेरी मर्जी वो मान ले। तो T, P, N1, N2 ये J और I इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों इक्वल नहीं होने, क्योंकि आप तो I जब मान रहे थे, जब यहाँ पर क्या था N1, N2, N3, N4 सबको कहाँ तक, I तक ना। अब आप क्या कर रहे हैं, अंदर एक अंदर आ चुका ना एक N1, तो बाहर N1 अपसेंट है, N2 बाहर आ गया तो ये अपसेंट है। तो कोई चीज़ अपसेंट हो जाएगी तो फिर वो Ni नहीं रखी जा सकती, बोले तो Nj नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये सारे मोल नहीं बल्कि एक मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन चल रही। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ क्या कह दिया, यहाँ स्पेशल केस बताया कि Nj I के इक्वल नहीं होना चाहिए। बोलो मेरी बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं। अरे मेरे भाई, ये सारे ऐड करते जा रहे थे, आप तो आंसर के करीब पहुँच गए। ये पूरा का पूरा जो मैंने रेड कलर से कर रखा ना, इसको अलग से आपको लाइन से अलग लाइन में लिखना और बताना है कि यही है, यही है, यही तो है। द क्वांटिटी कौन सी वाली, ये वाली। द क्वांटिटी इज नोन एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। मोल आ रहा ना, समझो बात को, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपने मोल लाकर सेट कर दिया, और इस पूरी की पूरी टर्म को, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, बल्कि इस पूरी टर्म को बोला जाता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। किसकी, ऑफ द ith, समझ रहे ना, फर्स्ट ना सेकंड ना, जित ith कंपोनेंट। यानी अगर आप कंपोनेंट नहीं जानते और दुनिया भर के कंपोनेंट है किसी सिस्टम के अंदर, तो सब के लिए आप ये ऐड करोगे, ये यूज़ करोगे। इसी को तो बोला जाता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब इससे आगे कहानी चलेगी, इस पूरे के पूरे को एक ज़रा समेट दूं मैं समझ में आया। ये जितनी भी होती है इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जो बात बोल रहा हूँ लाइन से लिखते चले जाना, क्लियर होगा आपको। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आप आगे चलते रहिए। इसी को यूज़ करते हुए मैं आपकी बहुत सारी टर्म्स अब निकालना शुरू कर रहा हूँ। ये देखो, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वर्क फंक्शन एंड गिब्स एनर्जी, ये सब बताया था ना। आपको इसी का यूज़ करते करते अब अपनी कैलकुलेशन, क्या अपनी नॉलेज भी बढ़ाती चली जानी है, इसी को फॉलो करते हुए। देखो ये पार्शियल मोलर, ये इंटरनल एनर्जी, ये वाला। अब मैं बारी बारी से इसको 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 सबको रख के दिखाऊंगा। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बोल रहा था ना वहाँ पे, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, जो आपने फॉर्मूला ये डराइव किया था। देखो मैंने क्या किया, डेल यू आया यहाँ पर जो एक्स रखा हुआ था वो मैंने क्या कर दिया, यू कर दिया। और बस जो चीज़ फिक्स चलती हुई आ रही थी, T, P, N1, N2, N3 कहाँ तक, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ रोकना आपको, Nj बराबर नहीं होना चाहिए आई के। तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, U⁻I। अभी क्या कर रहा था x, लेकिन वो था मोलर, वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अगर आप इस x की जगह u रख देते हो, ये पूरी की पूरी बन जाएगी पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। आया। अब आपको वो क्या कह दे, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी बोलेगा, तब ऊपर से लेके पूरा डेरिवेशन करके यहाँ छोड़ देना है। पार्शियल एन, समझ गए, पार्शियल मोलर एंथैल्पी बोलेगा, पूरे डेरिवेशन करके ये वाली लाइन कट कर देना, फिर h को शो करना है। क्लियर हो रहा है आपको जो बता रहा हूँ मैं, मतलब इनमें से किसी एक को, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर वर्क फंक्शन, पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है। पूरा डेरिवेशन ऊपर से करते 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 बस यहाँ से आपको थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है, वो जिसको कहेगा उसको रिप्रेजेंट कर देना कि भाई ये इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। अब उसने मुझे ये नहीं कहा, बल्कि क्वेश्चन क्या दे दे कि पार्शियल मोलर एंथैल्पी बताओ, नो प्रॉब्लम। जहाँ आपने डेल यू रखा था, डेल एच रख दीजिए, बस फिनिश। अब तो मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि आप लोग ज़हीन हैं, करते 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 समझ गए। उसी तरीके से पार्शियल मोलर एंट्रोपी एस पे आ गया, समझ गए। इजी, बहुत इजी, सर्फ एक्सेल नहीं बोल रहा हूँ, इजी मतलब आसान, समझ में, क्लियर हो गया ये। अब बस मेरा काम आसान हो गया, अब तो मुझे आपको पार्शियल मोलर वॉल्यूम, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी अब। क्लियर हो रहा है, सब कुछ वही रख रहा हूँ, बस यहाँ थोड़ा सा वो करना है, N नहीं होना चाहिए इक्वल I के, ठीक है। ये अब अगला टॉपिक, टॉपिक नहीं इसी के अंदर ऐड है, क्योंकि ये टॉपिक ही बनेगा, बेफिक्र हो जाओ। पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी, क्या करना मुझे, G रख दिया, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, यहाँ तक आ गए। इसको स्पेशल नाम दिया गया एक, जो आपका टॉपिक बढ़ा देगा, इसी का नाम है केमिकल पोटेंशियल। यानी इसको
इस टर्म को केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं और इसे म्यू आई से भी शो करते हैं। तो आपके पास इतनी हेडिंग हो गई, इतनी हेडिंग हो गई इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में, आपको मालूम नहीं है। एक तो यही हेडिंग होगी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये भी केमिकल पोटेंशियल। अगर आपके पास एग्जाम में केमिकल पोटेंशियल आया ना, तो वही पूरा डेरिवेशन करके यहाँ तक आना है और कहना है कि दिस टर्म इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल, और कहकर घर आ जाना। नहीं, घर मत आना, मतलब और पेपर सॉल्व कर देना अपना। क्लियर हो रही है आपको बात? यही मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग ये वीडियो समझ में आएगी, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे थे तो आपने अपना फ़ायदा ज़रूर किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मेरी मेहनत को कामयाब बनाइए। थैंक यू।